नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, जिसके पिछले वीडियो में हमने आपको कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, पुनर्भवन इन सभी के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम सभी लैंगिक जनन के लक्षण, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और पुष्प की संरचना, जिसमें आपका पुंगंग है, जायांग है, या जिसे दूसरे नाम से जानते हैं आप पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, तो इन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर कि क्या है आज का हमारा टॉपिक। चलिए, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। पिछले वीडियो में आपको कृत्रिम कायक प्रवर्धन जो बताया था, उसको देखिए एक बार रिपीट किए देते हैं कि मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को बोला जाता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इसमें देखिए, जो कृत्रिम जनन की विधियां हैं, जिसमें मुख्य है आपका कलम लगाना। तो कलम लगाना इस विधि में अच्छे परिपक्व पादपों की शाखाओं को, जो अच्छे पौधे होते हैं, परिपक्व पूर्णतः तैयार होते हैं, उनकी शाखाओं को काटकर भूमि में दबा दिया जाता है। अब भूमि में दबा देते हैं तो इन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं, क्या होना चाहिए, कुछ कक्षस्थ कलिकाएं होना चाहिए। और शाखा के भूमिगत भाग की पर्व जो संधियां हैं, उससे अपस्थानिक जड़ें क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जिसमें आपका गुलाब है, गन्ना है, गुड़हल है, ये सभी। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक था आपका दाब लगाना, तो वह पादप जिसमें शाखाएं कठोर होती हैं, सरलता से कलम रूप में प्रवर्धित नहीं होती हैं, इसलिए उपरोक्त पादपों में पादप की शाखा के कुछ भाग को छीलने के पश्चात उसे हम भूमि में दबा लेते हैं और कुछ समय पश्चात मृदा में दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। कौन सी अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब इस अवस्था में जो जनक पादप से काट कर इसे अलग करके मिट्टी में रोंप देते हैं, जैसे आपका नींबू है, चमेली है, अंगूर है, ये सभी। तो आज का जो टॉपिक है मुख्य, देखिए वीडियो का। चलिए, देखिए क्या है कायिक जनन के लाभ। तो कायिक जनन के क्या मुख्य लाभ हैं, ये हम समझेंगे। पहला है, देखिए कि इस विधि द्वारा हम कम समय में पादप को विकसित कर सकते हैं। इस विधि द्वारा पादप को कम समय में विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 में है कि इस विधि में उत्पन्न नए पादप, इस विधि द्वारा जो नया पादप उत्पन्न होता है वो अपने मूल मतलब मार्ग पादप के समान होता है, कि अर्थात इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर 3 है कि कायक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है आपका कि अनेक पादपों में सामान्यतः कायिक जनन की संभव होता है, इसमें लैंगिक जनन संभव नहीं होता है। जैसे आपके केला हो गया, बांस है, इलायची है, इन सभी में कायिक जनन नहीं होता है। अब कायिक जनन की हानियां, तो देखिए इससे डिसएडवांटेज होगा तो उससे डिसएडवांटेज तो होना तय है, कि अगर किसी वस्तु से आपको लाभ है तो उससे हानि भी होनी है। तो देखिए इस प्रकार के जनन में पादपों के नए गुणों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी हानि इसमें यह है कि कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है।
और जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 रहेगा, तो इस जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो वही लिखा है स्क्रीन पे, देखिए आप कि इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जाते हैं, ये लाभ है इसका। इस विधि से उत्पन्न नए पादप अपने मूल पादप के समान होते हैं, अर्थात इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसका कायिक जनन द्वारा देखिए अनुपयोगी जंगली जो प्रजातियां हैं उनको उपयोग में हम ला सकते हैं, तथा कायिक जनन द्वारा विकसित पादप बाह्य वातावरण से अप्रभावित रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो बाह्य वातावरण है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। अगला है कि अनेक पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है, इसमें लैंगिक जनन संभव नहीं होता है। एग्जाम्पल बतौर आपका केला हो गया, बांस है, इलायची इत्यादि। अब कायिक जनन की हानियां, तो इसमें इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का विकास नहीं होता है। कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और इस जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो ये तो रही हानियां। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, आज का अगला टॉपिक है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन है क्या? तो लैंगिक जनन देखिए, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनक होने चाहिए। कितने? दो जनकों से नई संतान का निर्माण होता है और इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो युग्मक बनाती हैं। कितने? दो युग्मक जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। और इन युग्मकों के संयुग्मन के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होती है कि जो युग्मक हैं आपके उनका संयुग्मन होगा, संयुग्मन के फलस्वरूप नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर एवं मादा, कितने? दो प्रकार के बताए भी आपको, एक नर होता है, दूसरा मादा। तो लैंगिक जनन विशेष प्रकार से दो युग्मकों के बीच में होता है, जिसमें एक आपका नर हो गया, दूसरा मादा। तो लैंगिक जनन में देखिए, इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक आप सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री का जो युग्मक बनेगा वो अंडाणु है और पुरुष का जो है वो क्या है? शुक्राणु। तो पुरुष और स्त्री सम्मिलित होते हैं। दूसरा पॉइंट कि इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किसका? नर और मादा युग्मकों का। और नेक्स्ट नंबर रहेगा आपका कि इसके पश्चात मादा एवं नर युग्मकों का निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा कि लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। उच्च प्रकार की प्रजातियां हैं उन्हीं में होता है लैंगिक जनन। वही आप स्क्रीन पे देखिए एक एक लाइन। लैंगिक जनन है क्या? तो इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों से नई संतान का निर्माण होता है और इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक बनाती हैं जो स्वभावतः एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन युग्मकों के संयुग्मन के फलस्वरूप नई संतान की उत्पत्ति होती है और ये युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप नर एवं मादा में वर्गीकृत होते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन के लाभ, तो वो अभी आपको समझाए हमने। इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग कौन कौन? स्त्री और पुरुष। दूसरा कि इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर है कि इसके पश्चात मादा व नर युग्मकों का निषेचन होता है, जो अभी शुक्राणु और अंडाणु होता है उनका निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन अधिकतर लिखा है उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। लैंगिक जनन क्या है कि उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। चलिए नेक्स्ट।
लैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। इस टॉपिक को आप बढ़िया से तैयार करें, अच्छे से याद कर लें। 2 पॉइंट तो कन्फर्म आपको याद ही कर लें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन मिलेगा संभवतः। तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन देखिए, अलैंगिक जनन क्या है कि इसके द्वारा शरीर का कोई भाग या इससे बनी हुई विशिष्ट संरचनाएं क्या करती हैं, नए जीव का निर्माण करती हैं। अब लैंगिक जनन आपका क्या है कि इसमें एक नर होगा और एक मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अगला है अलैंगिक जनन में विखंडन है, मुकुलन है, द्विविभाजन है, बीजाणु जनन है आदि विधियां उपयोग में आती हैं। और लैंगिक जनन क्या है कि जंतुओं में नर तथा मादा के युग्मकों का निषेचन होता है। नेक्स्ट नंबर 3 है कि यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित नहीं होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित नहीं होता या अनुपस्थित लिख सकते हैं ऐसे। अब जो लैंगिक जनन है, यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है आज का। पुष्प पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछ लिया जाता है 4 नंबर में। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन देखिए कि उच्च पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प। पुष्प की संरचना, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। अधिकांशतः पादपों में पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना है। पुष्प के ये चारों भाग क्या क्या है, एक वाह्यदल होता है आपका, एक दल होता है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर। कौन कौन से बताए 4 भाग, वाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसे पुमंग और जायांग के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें से वाह्यदल पुंज तथा दल पुंज पुष्प के सहायक अंग एवं पुमंग तथा जायांग क्या है, आवश्यक अंग या जननांग को कहते हैं। क्या बोला जाता है, जननांग या जननांग। कौन कौन से हमने बताए, पुमंग और जायांग या स्त्री केसर और पुंकेसर। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है लिखा है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो उच्च पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अब पुष्प की संरचना, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं। अधिकांश पुष्प पादपों में पुष्प पत्तियों की 4 प्रकार से रूपांतरित संरचना है। ये 4 प्रकार हमने बता रखे हैं आपको, कौन कौन से हैं, वाह्यदल, दल है, पुंकेसर है और स्त्री केसर, ये 4 भाग हैं आपके। अब इसमें से लिखा है कि वाह्यदल पुंज तथा दल पुंज पुष्प के सहायक अंग एवं जो पुमंग और जायांग ये क्या बोले जाएंगे, आवश्यक अंग या जननांग, इन्हीं को कहते हैं। क्या बोलते हैं, जननांग। ये रहा आपका पुष्प की संरचना। तो बढ़िया से देखिए इसे। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये भाग जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं, ये भाग जो आपका ये क्या है, वाह्यदल है। कौन सा भाग है, वाह्यदल। अब वाह्यदल के बाद क्या बताया था, दल। तो इसके जस्ट ऊपर वाला भाग ये आपका बोला जाएगा दल। क्या बोला जाएगा, दल। अब वाह्यदल में देखिए जो बाहरी घेरा होता है, इसमें हरी पत्ती नुमा संरचना जो पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करती है। पुष्प जो कली के अंदर होता है तो उसमें सुरक्षा करती है। और वाह्यदल को संगठित रूप से बोलते हैं
वाहिदल पुंज, क्या बोलेंगे हम? वाहिदल पुंज। देखा है आपने पुष्प के ऊपर जो हरा हरा ऊपर आवरण लगा रहता है, उसी को बोला जाता है वाहिदल। इसके बाद में जो दल है, तो दल आपका कि पत्तियों को पुष्प के जननांगों से सुरक्षा देता है तथा कीटों को परागण हेतु प्रभावित करता है, और सभी दलों का दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। जो कीट हैं परागण के लिए आकर्षित कौन करेगा उन्हें? आकर्षित परागण के लिए उन्हें कौन करता है? जो दल है आपका वो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। नेक्स्ट नंबर है आपका स्त्री केसर और पुंकेसर। तो पुंकेसर में देखिए परागकोष तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? पुंकेसर। और जो ये क्या है? नर जननांग है। पुंकेसर को क्या बोलेंगे आप? नर जननांग। एक पुष्प में कई पुंकेसर पाए जाते हैं, एक पुष्प में कई पुंकेसर पाए जाते हैं। अब जो परागकोष है आपका पुंकेसर का, हमने भाग अभी बताया कि परागकोष सॉरी पुंकेसर जो है परागकोष तथा पतंतु से मिलकर बनता है। अब परागकोष क्या करता है? पुंकेसर का जो फूला हुआ भाग, द्विखंडीय भाग जिसमें पराग कण उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं परागकोष। ध्यान रखना है, परागकोष में क्या होता है? पराग कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आपका पुतंतु। तो पुतंतु क्या है? पुंकेसर का लंबा भाग जो इसे सहारा देता है। क्या होगा? सहारा देगा तना के रूप में, उसे बोलते हैं पुतंतु। तो पुतंतु और परागकोष मिलकर क्या करेंगे? पुंकेसर का निर्माण करेंगे। अब बचा आपका क्या? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में मुख्यतः वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका है आपकी, अंडाशय है और बीजांड। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर। क्या बनाएंगे? स्त्री केसर। अब जो वर्तिका है आपकी, वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र क्या है? जायांग का ऊपरी चिपचिपा भाग, जो जायांग है उसका ऊपरी चिपचिपा भाग जो परागण के दौरान परागकण को ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ध्यान रखना है कि जो परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके बाद में वर्तिका। तो वर्तिका क्या है? जायांग का मध्य एवं लंबा भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। जायांग का मध्य एवं लंबा भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं वर्तिका। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे? वर्तिका। अब अंडाशय या अंडप क्या है? तो अंडाशय देखिए जायांग का निचला फूला हुआ भाग जिसमें अंडप या बीजांड होते हैं, उसे बोलते हैं हम अंडाशय या अंडप। तो ये रहा चित्र, इसे अच्छे से तैयार कर लें। पूछा जाता है ये 4 नंबर में, बढ़िया से इसे तैयार करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चित्र देखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। लास्ट टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का। जननांगों के आधार पर पुष्प के प्रकार कितने होते हैं? तो जनन अंगों के आधार पर आपके पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक लिंगी, दूसरा है उभयलिंगी। तो जो एक लिंगी पुष्प होता है, तो जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर इनमें से कोई एक, ध्यान रखना है, पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के पुष्प को हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ये आपके एग्जाम्पल बतौर आपने देखे हैं कि जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी क्या है? आपके एक लिंगी पुष्प। इन सभी में एक लिंगी पुष्प होते हैं। अब नेक्स्ट आपका रहेगा जो नंबर 2 पे, वो उभयलिंगी। तो उभयलिंगी में देखिए कि जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो पुष्प आपका क्या बोला जाएगा? उभयलिंगी। क्या बोला जाएगा? उभयलिंगी। ध्यान रखना है कि जब एक कोई जनन अंग आधार या सॉरी जब कोई एक जनन अंग उपस्थित होगा तो इस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी, और जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे उभयलिंगी। जैसे आपका गुड़ैल हो गया, सरसों है, और भी अन्य है। आप पुमंग एवं जायांग में अंतर, या पुमंग या
सॉरी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर में अंतर। तो पुमंग और जायांग में अंतर देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। जो आपका पुमंग है यह क्या है, नर जनन अंग, एक मुख्य पॉइंट ये याद रखना है। जो जायांग है यह मादा जनन अंग है। इसी प्रकार पुमंग में इसकी प्रत्येक इकाई को क्या बोला जाता है, पुंकेसर। और जो जायांग है आपका वो क्या है, इसकी प्रत्येक इकाई को बोला जाता है स्त्रीकेसर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें नर युग्मक या परागकण होते हैं। इसी प्रकार जो अंडप है तो अंडप का निचला भाग फूला, जो निचला फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। क्या बोला जाएगा, अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड पाया जाता है और बीजांड में मादा युग्मक का अंड बनता है। क्या बनेगा, मादा युग्मक का अंड बनेगा। तो ये रहे पुमंग और जायांग में अंतर। आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हमने अपना 100% देने की कोशिश की, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके इस चैनल पर विज्ञान के साथ साथ गणित की भी क्लासें निरंतर चल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप विज्ञान के साथ साथ गणित की भी तैयारी करें। उसके लिए हमने आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर जाकर उस प्लेलिस्ट से आप गणित का भी अध्ययन कर सकते हैं। और विज्ञान की जो भी वीडियो है उन सभी की भी एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां पर जाकर विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।